हेलो फ्रेंड्स, तो देखो अल्टरनेटिंग करंट में हम ई और आई का रिलेशन देख रहे थे। हमने रेजिस्टर वाले सर्किट के लिए देखा था ई आई रिलेशन, जिसमें हमें पता लगा वोल्टेज और करंट या फिर ईएमएफ और करंट सेम फेज में। इसके बाद हमने इंडक्टर वाले सर्किट में देखा था और हमें पता लगा उसमें ईएमएफ आगे थी और करंट पीछे थी बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। एक ऐसा एसी सर्किट लेना है जिसमें बस कैपेसिटर लगा, तो यहाँ पे हमें बस कैपेसिटेंस मिलने वाली है। जो सर्किट की थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी हम इसको इग्नोर करेंगे। तो पहले सर्किट बनाते हैं किस तरह से होगा। तो ये एसी सर्किट बनाया हमने और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा लिया, ठीक है, कैपेसिटर लगाया हुआ। ये एसी सर्किट क्या करेगा, इस कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करेगा, ठीक है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। जो हमने ईएमएफ दिया है ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल, और जो ईएमएफ डेवलप हुआ इस कैपेसिटर के अक्रॉस या वोल्टेज डेवलप हुई इस कैपेसिटर के अक्रॉस किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो ये हमने पढ़ी थी V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, ठीक है। V इक्वल्स टू क्यू बाई सी कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां से स्टार्ट करके हम करंट तक पहुंचेंगे और देखेंगे क्या इस केस में ईएमएफ आ गया या फिर करंट आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ हमने ले लिया इस एसी सर्किट का, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है इसकी वजह से, इस एसी सर्किट की वजह से ये चार्ज हो जाएगा। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा जो किसके इक्वल होगा, क्यू बाई सी के, ठीक है। यहां फिर हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू सी। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी प्लेट्स के अक्रॉस ये ईएमएफ के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू सी ई। ई किसके इक्वल, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q आ गया हमारे पास, चार्ज आ गया, बट हमें चार्ज नहीं चाहिए, हमें करंट चाहिए। आपको पता है I होता है dq बाय dt के इक्वल, ठीक है। तो हमें dq अगर मिल जाए हम I dt के इक्वल ले लेंगे, बट यहाँ पे q है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करके dq बाय dt लाएंगे जो करंट के इक्वल होगा। तो देखो इस स्टेप की कोई नीड नहीं पड़ेगी, हमें बस डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू dq बाय dt। किसके इक्वल आया, डिफरेंशिएशन ऑफ c e नॉट साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कांस्टेंट्स को बाहर निकालो, c e नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखो I इक्वल्स टू सी ई नॉट, साइन की डिफरेंशिएशन cos, ये आ गया ओमेगा टी इनटू ओमेगा, जिसको हम लिखेंगे I इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 जहां पे हमने करंट निकाल दी। बट इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी cos ओमेगा टी। अब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको लिखने वाले पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट जो कि क्या होगी, जो होगी I नॉट इक्वल्स टू ई नॉट 1 बाय ओमेगा सी के। और हमने ये भी पढ़ा था, ये होता है ई नॉट बाय रेजिस्टेंस। तो मतलब इस केस में रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1 बाय ओमेगा सी। तो रेजिस्टर वाले सर्किट में जो काम R करता था, ठीक है, जो काम रेजिस्टेंस करती थी, इस सर्किट में वो काम करेगा 1 बाय ओमेगा सी।
और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोट करते हैं हम इसको XC से, और एक इसके इक्वल आया 1/ωc। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो कि एक कैपेसिटर, ठीक है, जो कि एक कैपेसिटर ऑफर करता है, और एक इसके इक्वल आया 1/ωc के। क्लियर? बाकी क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो यूनिट्स भी इसके रेजिस्टेंस वाले होंगे, क्या होंगे? ओम्स। ठीक है, बाकी इस रिजल्ट से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमें पता लगता है। देखो ध्यान से, हमने लिखा x इक्वल्स टू 1/ωc, मतलब 1/2π/c। ठीक है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमने x को लिख दिया 1/2π/c। ध्यान दो, डीसी के केस में क्या होता है, डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डीसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। क्लियर? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 तो XC की वैल्यू आ गई 1/0 इनफाइनाइट, और AC के केस में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे इंडिया में होगी 220, तो उस केस में XC इनफाइनाइट नहीं होगा, तो हम लिखेंगे न्यू नॉट इक्वल टू 0, XC नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब है डीसी सर्किट में, अगर डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगा है तो वो क्या करेगा, इनफाइनाइट इंपीडेंस, इनफाइनाइट जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या इनफाइनाइट इंपीडेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से डीसी आगे मूव नहीं कर पाएगी, ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। क्यों? क्योंकि हमें मिलती है इस केस में इनफाइनाइट इंपीडेंस, ठीक है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस मिलेगी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगी, जिसकी वजह से डीसी आगे मूव नहीं कर पाएगी। बट इस केस में एक्स जो इंपीडेंस है, ठीक है, या रिएक्टेंस है, वो 0 के इक्वल नहीं होगी, इसलिए ये एसी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर एसी को क्यों नहीं ब्लॉक करता है बट डीसी को ब्लॉक क्यों करता है, तो ये इसका, ठीक है, यहां से हमें पता लगेगा। अभी हमने ये रिलेशन देखा ई और आई का, ठीक है, ई और आई का रिलेशन देखा, बट यहां पे देखो साइन है, ये कास है, साइन है कास है, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इनको कंपेयर करना है तो यहां पे साइन है, यहां पे भी साइन होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कास को साइन में, ठीक है, साइन में चेंज करेंगे। देखो ये आएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट, कास को साइन में चेंज करना है तो यूज करेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी, या फिर लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब क्योंकि दोनों प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे π/2 पहले लिखें या ओमेगा टी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे देखो, ई की जगह पे आई है, यहाँ पे ई नॉट की जगह पे आई नॉट है, ये भी साइन वेव में रिप्रेजेंट किया है, ये भी साइन वेव, यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी और यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, इसका मतलब आई लीड्स ईएमएफ बाय फेज एंगल π/2। तो ये रिजल्ट निकलता है इस रिलेशन से, मतलब कि करंट जो है वो ईएमएफ से आगे रहेगी बाय फेज एंगल π/2। क्लियर? अगर हमें ग्राफ बनाना है तो किस तरह से बनाएं? तो ये टाइम वाला एक्सिस है और ये आ गया हमारे पास ई या फिर आई। तो पहले एक काम करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं इसकी। ये आ गया ई नॉट जो एंगल बना रहा है ओमेगा टी, इस एक्सिस के साथ आप देख सकते हो ओमेगा टी एंगल बना हुआ है। ठीक है, अभी हमने बताना है करंट को,
तो करंट इसको लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है बाय फेज एंगल π/2। तो यहां से π/2 एंगल बना के करंट बता दो, ये आ गया I0, दोनों के बीच में एंगल π/2। ठीक है, ये पीक वैल्यू ईएमएफ की, ये पीक वैल्यू करंट की, दोनों में रिलेशन क्या है कि करंट आगे निकल चुकी है π/2 एंगल से। तो ये है इसमें फेजर डायग्राम्स जो रोटेटिंग वेक्टर्स है। ठीक है, वैसे तो ई और आई हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है, बट जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में, रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर्स की हेल्प लेके रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम। इसके बाद देखो ये फेजर डायग्राम आ गई। अगर हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल इजी है, बस रिलेशन ध्यान में रखना है। ये देखो, ये आ गया ईएमएफ, ठीक है, ये एंगल आ गया पाई, ये आ गया 2 टाइम्स पाई, यहां पे होगा π/2, ये 3π/2। लिख दिया हमने इसको, ब्लू पेन से हमने मार्क किया हुआ है ईएमएफ को, और करंट दिखानी है। अब देखो करंट क्या है, इससे आगे निकल चुकी है बाय π/2। तो जब इसकी 0 वैल्यू थी तो करंट इससे आगे थी, करंट को पीक मिल चुका था, इसको पीक मिला π/2 पे, तो करंट को 0 पे ही पीक वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये करंट की पीक वैल्यू। इसके बाद इसको पाई पे ईएमएफ 0 था, बट यहां पे π/2 पे करंट 0, ये आ गई 0 वैल्यू। इसके बाद ईएमएफ जो था उसको नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू मिली 3π/2 पे, बट इसको पहले मिल जाएगी पाई पे। तो यहां पे देखो, इसको बनाते आएगा कैसे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास आई की, ये वैल्यू आ गई आई की, ये ईएमएफ की पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू कहां पे, तो ये आ गई करंट की पीक वैल्यू। ये रिलेशन आ गया, ग्राफिकल रिलेशन आ गया ईएमएफ और करंट के केस में। ठीक है, ईएमएफ और करंट के बीच में फॉर एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर आर, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें बस कैपेसिटर लगा हुआ था, उसमें ये रिलेशन आया करंट और ईएमएफ का। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, आगे ये यूज होगा। आज हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।